उसने आते ही पहले तो टीवी बंद किया और फिर वो जानवरों की तरह मतलब उसने मुझ पर अटैक किया, मारना स्टार्ट कर दिया। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से बाहर से आके मुझ पर इतना भयानक वार करेगा। मारने लग गया, थप्पड़ थप्पड़, लात घुसे, मैं गिर गई। गिरने के बाद लात घुसे जहां जहां, मतलब पेट में, मुंह पे, कहीं भी उसकी लात लगी, उसने मारना स्टार्ट कर दिया। मारता चला गया, मारता, मैं सुन्न हो गई। एक टाइम के बाद मार खाते हुए इंसान सुन्न हो जाता है कि उसको मारते रहो, उसको पता ही नहीं रहता। ना मैं बेहोश भी नहीं थी कि भाई मुझे पता था वो मुझे मार रहा है, लेकिन वो जो मार रहा था मुझे उस चीज का एहसास नहीं हो रहा था। मैं इतनी सुन्न कर दी उसने, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आगे और भी भयानक ये मेरे साथ काम करने वाला है। मेरा सर सूज गया क्योंकि बालों से पूरी बॉडी का घसीटना। तो मैं बचाव के लिए उस रूम में चली गई। उस रूम में ऐसे कोना था, एक साइड अलमारी, एक साइड कोना। मैं कोने में जाके खड़ी हो गई। वो वहां पहुंच गया, मेरा बेटा भी वहीं था। मेरे बेटे के सामने उसने मेरे ऐसे बाल पकड़े बीच से, और कोना था, इधर भी दीवार उधर भी, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कम से कम 10-15 बार उसने मुझे ऐसे ऐसे दीवार में मारा। मेरा जबड़ा टेढ़ा हो गया। उसको वहां से लात मार के भगा। और ना इसका भाई, मेरे भाई के बारे में इसके साथ गलत है। मेरे भाई के बारे में उसने बोला कि ये इसका भाई, हम 3 बहनें, इन तीनों बहनों को लेके जाता है धंधा करवाने के लिए, और इनके साथ गलत है, गलत काम करता है, तब इनको बार बार अपने पास ले जाके बैठा लेता है। मेरे को ये था किसी तरह भी अपनी जान बचा के यहाँ से निकलना, आज ये तेरे को छोड़ेगा नहीं। और बेटे को मैं छोड़ नहीं सकती थी। तो मैंने अलमारी खोल के उसके कपड़े निकालने की सोची कि चलो कपड़े निकालती हूँ इसके, और वो वहीं खड़ा था। उसने अलमारी का दरवाजा ऐसे पकड़ा और मेरी मुंडी अंदर डाल के ऐसे ऐसे अलमारी बंद करता गया, खोलता गया, बंद करता गया, यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा आने के बाद मेरे भाई ने यहीं पे बताया कि पापा को कैंसर है। हमारे होश उड़ गए। फिर मेरे पापा 2 महीने के अंदर अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर उनका पता भी चल लिया, उनका इलाज भी चल लिया, और वो हमें छोड़ के चले भी गए। उस टाइम भी मेरे भाई ने पैसे दे दिए थे, लिए नहीं वापस, क्योंकि कैंसर के जो पेशेंट में पैसे कितने लगते हैं। लेकिन फिर भी मेरे भाई ने बोला कि नहीं, तेरा घर अधूरा नहीं रहना चाहिए। ये मेरे पापा की इच्छा थी कि तेरा घर बन जाए, और मतलब और तो सारे बच्चे ठीक है, तेरा घर की प्रॉब्लम और सोल्व हो जाए बस। तो मेरे भाई बोला नहीं, पापा की इच्छा थी, तेरा घर जरूर बनेगा, चाहे मुझे अपनी चैन वैन या ज्वेलरी बेच के पापा के पीछे लगाने पड़े, मैं कर लूंगा। पापा चले गए। पापा को पता नहीं था, हमने बताया नहीं कि आपको कैंसर है। तो मेरे पापा बोलते, जा बेटा तेरा घर खराब हो जाएगा, वो मिस्त्री कुछ नुकसान कर देंगे, तू जा अपना घर देख ले। अब मुझे तो पता था कि पापा ज्यादा दिन के नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उनको बता नहीं सकते थे। मैं फिर भी जाती कि पापा की खुशी के लिए मैं जाती, लेकिन मेरा वहां मन नहीं लगता था। ना मैं काम कर पा रही थी और ना ही मैं वहां पे, मतलब दिन रात बस रोना 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 ऐसे चल रहा था। पापा की कंडीशन खराब हो गई, मैं आ गई। हम सारे बहन भाई पापा के पास ही रहे। मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। जिस घर के लिए मेरे पापा ने पैसे दिए थे वो घर भी नहीं देख पाए। पापा के जाने के बाद कुछ दिनों तक हमने, मतलब हम एक दूसरे को संभाल नहीं पाए, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे करके उस चीज से हम बाहर आए। आज भी वो चीज तो नहीं है, पर फिर भी जीना तो पड़ता है। घर बनने के बाद, मेरे पापा के जाने के बाद, उस बंदे में पता नहीं क्या घमंड आया, क्या ईगो आई कि उसको ये हो गया, अब तो तेरा घर बन गया, अब तुझे किसी से कोई मतलब नहीं। जबकि बात ये हुई थी कि थोड़े थोड़े पैसे करके देता रहना, मतलब मेरे भाई को देता रहेगा, और तुम्हारा अभी फिलहाल के लिए हम लगा देते हैं मदद। लेकिन उस बंदे ने एक पैसा देने की बजाय उल्टा मेरे को जानबूझ के इमोशनल करता था कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, दरवाजे लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जो उसका बर्ताव चेंज हो गया था ना मेरी तरफ से, वो मैं समझ गई थी कि हाँ, अब इसको और पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये इंसान बदलता जा रहा है, क्योंकि उसके हाव भाव से पता चल रहा था। जैसे इस घर में होती थी हमारी मारपीट झगड़ा, लेकिन इतना नहीं था। उस घर में तो ये लगा लो, इसने गालियां देना, जोर जोर से चिल्लाना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो गई थी मेरे लिए। तो वो घर, जिस दिन से मैं उस घर में गई, जो मैंने बनाया था, मनहूस है वो मेरे लिए।
बिल्कुल ही चेंज हो गया। कुछ रहा सहा, इसके पास जॉब नहीं थी, मेरी दीदी के जानकार थे, मतलब उनके साथ पढ़ी थी एक बहन, तो उसके हस्बैंड ने उसको जॉब दिलवाई गार्ड की। पहले मना किया, मैं गार्ड की जॉब नहीं करूंगा, लेकिन फिर उसको वहां पे अच्छा खासा पैसा मिलने लगा, उसने मना नहीं किया, वो लग गया। गेहूं मेरे मायके से आते थे, घी भी मेरे मायके से आता था, चावल भी मेरे मायके से आ जाते थे, लेकिन फिर भी वो बंदा मेरे साथ इतना झगड़ा करता था। घर में मेरी वजह से बन गया, मेरी जो कुछ ज्वेलरी थी वो भी मैंने बेची, क्योंकि सिर्फ 7 लाख रुपए से तो घर नहीं बनता। मेरे पापा ने और मेरी दीदी ने उसको 7 लाख की मदद की थी, लेकिन फिर भी कम पड़ रहे थे, तो मैंने अपनी ज्वेलरी बेच दी, सोचा कि बच्चों के सर पे छत हो जाएगी। लेकिन कहाँ पता था कि बच्चों के सिर पर छत तो छोड़ो, हमारा यहाँ रहना ही नहीं हो पाएगा। फिर एक दिन ऐसा मनूस दिन आया कि मैंने हर तरीके की कोशिश की कि ये ना, पहले तो फिर भी कभी कभार अपने बिजली के काम से बाहर निकल जाते थे, लेकिन फिर तो इसने बाहर निकलना ही बंद कर दिया। जो ड्यूटी से आते और आते ही पूरा दिन सोते, जबकि वहां भी सोने को मिल जाता था, लेकिन नहीं जाता। मैं बोलती ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कैसे कर्जा उतरेगा, देना तो है, तुम्हें नहीं देना होगा, मुझे देना है। तो बोलता कि मैं कहाँ से दूं। तो मैंने नौकरी की कही कि मैं स्कूल में कहीं और तो कहीं जाने नहीं दे रहा था, कि हमारे में नौकरी अलाउड नहीं है बहुओं की। तो मैंने बोला कि मैं स्कूल में जॉब कर लूं यहीं आसपास। बोला कि नहीं, मेरी रोटी मैं ठंडी नहीं खाऊंगा, और मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। मैंने बोला जिस स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उसी में कर लेती हूँ। बोला नहीं जाना। मैंने घर पे बच्चे ट्यूशन देना स्टार्ट किया कि बाहर तो जाने नहीं देगा, चलो घर में ही कर लेती हूँ। तो बोला कि तेरे को कौन बच्चे देगा। मैंने बोला मैं देख लूंगी। तो एक बच्चे से मैंने स्टार्ट किया था, सामने एक सब्जी वाली का बच्चा था, उससे मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया, शिवांश को साथ में लेके बैठती थी मैं, मेरे बेटे को, ऐसे कर करके एक दो बच्चे और आए। इस तरह से कम 10-15 मेरे पास बच्चे आने लग गए थे। उस ट्यूशन फीस से मैं बच्चों का फ्रूट का भी चलाती थी और अपना छोटा मोटा घर खर्चा भी चलाती थी, लेकिन फिर भी देने लायक तो मैं नहीं कमा रही थी कि मैं अपने भाई का जो कर्जा है वो मैं लौटा सकूं। अब इसको जिद हो गई उस चीज से भी। ये कहता था, मतलब जैसे सुबह 8 नाइट की ड्यूटी रहती थी, सुबह 8 बजे घर आता, सो जाता। मैं ये बोलती थी मुझे 3 बजे से लेके 5 बजे तक बीच में मत टोकना, उस बीच मेरे ट्यूशन के बच्चे आते हैं। लेकिन इसको वही जिद थी मेरे से कि ना देना है पैसा और ना ही देने दूंगा। तो 3 बजे तक खूब आराम से सोता, 3 बजे के बाद बोलता अब मेरी रोटी बना, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए। अब मेरे को ये प्रॉब्लम होती थी कि अगर मैं काम करती दिख जाती जो बच्चे ट्यूशन के उनके पेरेंट्स को, तो वो मेरे पास बच्चे क्यों भेजेंगे कि भैया तो घर का काम करती है, पढ़ाती तो है ही नहीं। लेकिन उसको ये जिद थी कि मैं इसको करने नहीं दूंगा। फिर वो ट्यूशन के बच्चों को भी भगाने लग गया कि मैं कराता हूँ तेरा ट्यूशन, भगाने लग गया। मैंने ट्यूशन के जो बच्चे फिक्स थे कि भाई हम तो आएंगे ही, वो आते थे, बाकी कुछ होने तो हटा भी लिया उसकी हरकतें देखकर। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं एक काम कर लूं। मुझे भी किसी ने बताया था कि यूट्यूब पे अगर आप डेली रूटीन ब्लॉग डालते हो, कुछ रेसिपी दिखाते हो, तो ऐसे ऐसे अर्निंग कर सकते हो। मैंने उसको बोला, उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने बोला नहीं है, होता है। तो बोला कि ठीक है, अगर तू कर्जा उतार देगी तो मैं तेरे पैर धो धो पीऊंगा। ये बात उसने बोली। मुझे चैनल तक बनाना नहीं आता था, मैंने चैनल बनवाया था उसकी चाची से, चाची मौसी से मैंने उसे चैनल बनवाया। उसके बाद मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगने बाकी थे, मुझे वहां जाना था। तो मैंने बोला खाना आपका रेडी कर दिया है और कूलर लगा दिया है, आप सो जाओ, मैं आप जब तक उठोगे मैं वापस आ जाऊंगी। बोला कहाँ जा रही है। मैंने बोला कि ये पैन कार्ड वगैरह ये जो लगते हैं वो लगवाने हैं मौसी के पास, मैं जा रही हूँ। उसने बोला नहीं जाना। मैंने बोला क्यों नहीं जाना, मैंने आपसे पूछ के ही तो बनवाया, बिना पूछे तो मैंने कुछ नहीं किया। बोला ना नहीं जाना। मैंने बोल दिया ना नहीं जाना, तो मैंने फिर वो साइड में रख दिया और मैं ये बोली ना मैं कहीं जा रही हूँ, जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूंगी, पर थोड़े थोड़े करके मेरे भाई के पैसे कर दो। वो भले ही कहता नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ उसको पैसों की जरूरत है, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े स्टार्ट कर दो देने। लेकिन उस बात पे उस बंदे को इतना गुस्सा आया उस दिन, दिन का 1 बज रहा था, गर्मियों का टाइम था, 1 जून। सब अपने घर में कूलर लगा के सोते थे और हमारा घर तो और भी अंदर पड़ता था। मान लो वहां पे अगर कोई चिल्ला भी रहा है तो सुनाई नहीं देगा। मेरी बेटी मेरे मायके गई हुई थी, जून की छुट्टियां थी, और शिवांश था मेरा बेटा मेरे पास ही था, वो सिर्फ 5 साल का था। उस टाइम पे उस आदमी के वो सनक चढ़ गई, और वो सनक पहले नहीं थी, पहले भी कई बार चढ़ चुकी है। तो वो उसको चढ़ गई सनक, और वो गंदी गंदी गालियां, मेरी माँ बहन सबकी गालियां देने लग गया।
जो कि मैं बता भी नहीं सकती। अब मेरे को ये हो रहा कि पैसों के नाम पे ये गंदी गंदी गालियां दे रहा है, तो मैं फिर भी अपने बेटे को नहलाने लग गई कि जितना इसको ये दिखाऊंगी ना कि मैं सुन रही हूँ, ये ज्यादा करेगा। मैं काम में लग गई, तो बोला कि यहाँ क्या है, मैं बाहर गली में जाके सुना के आता हूँ, रुक जा। वो बाहर गली में गया, वहां पे जाके गंदी गंदी गालियां देने लग गया। तेरी माँ ये, तेरी बहन, मतलब गंदी गंदी माँ बहन के बारे में, खानदान के बारे में, जिस आदमी के लिए मैंने इतना कुछ किया। मैं उस घर में मैंने 2.5 लाख रुपए मजदूरी बचाई, मैं पूरी मिट्टी के अंदर चली जाऊं, इतनी इतनी मैंने नींव निकाली है वहां से, ईंटें साफ की हैं। गिर गई थी, फ्रैक्चर है हाथ में, ये नाक पे भी फ्रैक्चर आए, टाके आए थे। 2 बार गिरी हूं मैं उस घर को बनाते टाइम। वो मैंने घर अपने अरमानों से बनाया था, क्योंकि मैं जब जितने दिन मैं उस घर में रही जिसमें मैं शादी होके आई थी, साजे में मैं रही थी, देवर और सब ज्वाइंट फैमिली में मैं रही, तो मेरा पूरा कमरा टपकता था, जगह जगह बर्तन रखने पड़ते थे। मैं जानती थी घर क्या होता है, तो मेरा सपना था कि मेरा घर हो, और वो घर तो मैंने अपने हाथों से बनाया था। वो घर मेरा सपना था, मेरी जरूरत थी। तो उस टाइम पे मैंने बोला कि ठीक है, मैं नहीं जा रही, आप पैसे दे दो। बोला कि नहीं जाना, गंदी गंदी गालियां। मैं अपने बेटे को नहलाया था, कपड़े पहनाने लग गई। वो बाहर गालियां देके फिर अंदर तमतमाया। मैंने उस टाइम पे जब वो गंदी गंदी गालियां दे रहा था, तो मुझे इतना फील हो रहा था कि को क्या सोचेगा। मैंने ना हल्का सा पहले तो मैंने कुंडी लगा ली थी कि ना मुझे सुनाई देगा और ना ही मैं कुछ रिएक्ट करूंगी। और टीवी की वॉल्यूम मैंने तेज कर ली कि सुनाई नहीं देगा तो झगड़ा ही खत्म। उसको ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, उसको और ज्यादा सनक चढ़ गई कि ये तो सुन ही नहीं रही। वो तमतमाया हुआ अंदर आया। मैंने दरवाजे की कुंडी इसलिए खोल दी कि अगर दरवाजे की कुंडी लगा दी तो वो तोड़ के ही दरवाजा को काट देगा, इतना है। क्योंकि कई बार उसने ऐसी ऐसी चीजें तोड़ी हैं, जैसे मान लो मैंने कोई चीज रख दी तो उस चीज को वो तोड़ देता था। बाद में भले ही गुस्सा ठंडा होने के बाद ये बोलता था अरे नुकसान हो गया, लेकिन उस टाइम वो नहीं सोचता था। तो मेरे को ये था कि दरवाजा तोड़ देगा या काट देगा, क्योंकि उसका ड्रिल मशीन का ये काम था, काट देगा। मैंने वो खोल दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी आगे ये हालत होने वाली है। उसने आते ही पहले तो टीवी बंद किया, और फिर वो जानवरों की तरह मतलब उसने मुझ पर अटैक किया, मारना स्टार्ट कर दिया। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से बाहर से आके मुझ पर इतना भयानक वार करेगा। मारने लग गया, थप्पड़ थप्पड़, लात घुसे, मैं गिर गई। गिरने के बाद लात घुसे जहां जहां, मतलब पेट में, मुंह पे, कहीं भी उसके लात लगे, उसने मारना स्टार्ट कर दिया। मारता चला गया, मारता चला। मैं सुन्न हो गई। एक टाइम के बाद मार खाते हुए इंसान सुन्न हो जाता है कि उसको मारते रहो, उसको पता ही नहीं रहता। ना मैं बेहोश भी नहीं थी कि भाई मुझे पता था वो मुझे मार रहा है, लेकिन वो जो मार रहा था मुझे उस चीज का एहसास नहीं हो रहा था। मैं इतनी सुन्न कर दी उसने। फिर उसने मेरे बाल पकड़े। मेरा बेटा सोफे पे बैठा बैठा रो रहा था। उस टाइम पे मेरे ससुर मतलब उसी लंबाई में ज्यादा है, 5 कमरों की लंबाई, फिर चौरस जगह है, तो पीछे हम रहते थे। आगे मेरे ससुर की दुकान थी परचून की। मेरे ससुर 11 बजे दुकान बंद करके चले जाते हैं। ये भी नहीं था कि मेरे बेटा किसी को बुला के ले आए। मेरा बेटा बैठा बैठा सोफे पे मुझे देख रहा है पिटते हुए और रो रहा है। मारता रहा। फिर उसने मेरे बाल पकड़े। बाल पकड़ के वो मुझे घसीटता हुआ बाहर लेके जा रहा था, ये बोल के कि आजा मैं तेरे पैसे दिलाता हूँ, सबके सामने तेरे को नंगा करूंगा बाहर, तेरे मैं पैसे दिलाऊंगा, आज के बाद तू पैसे नहीं मांगेगी। और वो पैसे सिर्फ मेरे भाई के देने थे और मुझे कोई लालच नहीं था। मैं ट्यूशन करके सोच रही थी, मैं ट्यूशन करके अपने भाई का कर्जा उतार दूंगी, लेकिन उसमें भी वो बच्चों का फ्रूट देना, मतलब बच्चों के फ्रूट के लिए खर्चा देना बंद कर दिया, तो वो उसी में लग जाते थे। घसीट के ले जा रहा था। तो तीसरा चौथा कमरा था, वहां पे मुझे करना तो ये चाहिए था कि मुझे बाहर जाना चाहिए था अपने बचाव के लिए, कि लोग देखे, उसकी सच्चाई सामने आए। लेकिन मुझे ये था कि लोग क्या कहेंगे। इंसल्ट की वजह से मैं, जो मुझे गेट का वो हाथ लगा, जो पकड़ने का होता वो हाथ लगा, और मैंने ऐसे पंजे लगा के मैं ऐसे धक्का मार के पीछे भागी, अपने बाल छुटा के मैं अंदर भाग के, और जिस रूम में मेरी अलमारी थी मैं उस रूम में चली गई। और मैंने शिवांश को भी अंदर ले लिया कि बेटा आजा, अंदर आजा। बस इतना था, मैंने कुंडी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आगे और भी भयानक ये मेरे साथ काम करने वाला है। मेरा सर सूज गया, क्योंकि बालों से पूरी बॉडी का घसीटना। तो मैं बचाव के लिए उस रूम में चली गई।
उस रूम में ऐसे कोना था, एक साइड अलमारी एक साइड कोना, मैं कोने में जाके खड़ी हो गई। वो वहां पहुंच गया, मेरा बेटा भी वहीं था। मेरे बेटे के सामने उसने मेरे ऐसे बाल पकड़े बीच से, और कोना था, इधर भी दीवार उधर भी, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कम से कम 10-15 बार उसने मुझे ऐसे ऐसे दीवार में मारा। मेरा जबड़ा टेढ़ा हो गया, रोऊं तो भी दर्द हो, हंसू, मतलब उस टाइम पे मैं बोल भी नहीं सकती थी, इतना टेढ़ा हो गया, दांत पे दांत नहीं टिक रहा था, इतना बुरा हाल हो गया था। फिर मैं वो थोड़ा सा पीछे हटा, तो मैं अलमारी से, उस टाइम मेरे बेटे ने कपड़े भी नहीं पहने थे, तो वो ऐसे बिना कपड़ों के घूम रहा था। फिर भी मैंने सोचा इसको कपड़े पहना दूं, मेरे को ये था किसी तरह भी अपनी जान बचा के यहाँ से निकलना, आज ये तेरे को छोड़ेगा नहीं, और बेटे को मैं छोड़ नहीं सकती थी। तो मैंने अलमारी खोल के उसके कपड़े निकालने की सोची कि चलो कपड़े निकालती हूँ इसके, और वो वहीं खड़ा था। उसने अलमारी का दरवाजा ऐसे पकड़ा और मेरी मुंडी अंदर डाल के ऐसे ऐसे अलमारी बंद करता गया, खोलता गया, बंद करता गया, खोल। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, वहां पे मतलब इतनी चोटें आ गई थी। यहाँ पे फूट तो निकली नहीं कि भाई को खून निकला, खून तो निकला नहीं, पर गुम चोट बहुत आई, जावड़ा टेढ़ा हो गया। तब मैं जोर से चिल्लाई, फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं था कि भाई ये चिल्ला रही है, इसको दर्द भी हो रहा होगा। उस चीज से भी उसको सब्र नहीं आया। फिर उसने मेरा जावड़ा पकड़ा और ऐसे ऐसे फिर देर मतलब दीवार में मारने लगा। मेरा जब उस दौरान जब वो मुझे मार रहा था, तो मेरा लैट्रिन पेशाब निकल गया। उस टाइम पे मेरे बेटे ने चिल्लाया, मम्मी गई, मम्मी गई, मम्मी मर गई। तब वो थोड़ा सा हिचका कि भाई बेटा सब देख रहा है और कोई बात हो गई तो ये बताएगा भी। तब वो थोड़ा सा पीछे हटा। उस टाइम पे मेरा लैट्रिन पेशाब सब निकल गया था, चूड़ी उड़ी जो भी मैं पहन रही थी सब हाथ में, मतलब ब्लड निकल रहा था, वो लग गई थी, कांच की थी, और पूरा सर सूज गया। और मार मार के ये चेहरा, मतलब मैं अगर कहीं भी काटू तो मुझे पता नहीं चला, ऐसा फेस हो गया था मेरा। जब वो पीछे हटा मेरे बेटे की वजह से, शिवांश चिल्लाया, मम्मी गई, मम्मी मर गई, मम्मी मर। वो जैसे वो पीछे हटा, मैं ऐसे सट से निकल के और वॉशरूम में घुस गई, क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी। जब मैं वॉशरूम में गई, वहां पे मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे, क्योंकि जो कपड़े मैं पहन रही थी उसमें लैट्रिन पेशाब निकल चुका था। अब मैंने कुंडी लगा के पहले तो मैंने अपना जबड़ा सीधा किया, नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने जबरदस्ती किया क्योंकि बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और मैं फिर वहीं बैठ गई, उसी मतलब वॉशरूम में बैठ गई, और मैं ये सोचने लगी कि आज तेरे साथ ये हुआ तो हुआ क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं कम से कम 10-15 मिनट बैठी रही, और मैंने जो ठंडे पानी की बाल्टी थी वो सर पे डाली, और पता है वो पानी जब मेरे ऊपर गया तो मुझे उस पानी का भी एहसास नहीं हुआ, ठंडा पानी था, उसका भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैंने सर पे पानी डाला, क्योंकि मेरा सर इतना सूज गया था। तो उस टाइम पे अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ मेरी एक नाइटी थी जो कि मैं कई बार रात में या फिर कई बार नहा के पहन लेती हूँ, वो लटकी हुई थी। मैंने वो कपड़े वहीं छोड़ दिए लैट्रिन वाले, और मैं वो नाइटी डाल के अंदर रूम में चली गई। रूम में जाने के बाद मैं सोफे पे बैठ गई, और मैं थर थर कांप रही थी कि कभी फिर से ना आ जाए। तो मेरे बेटे ने हिम्मत करके मेरे पास आया, और उस टाइम पे मेरे बेटा मेरे को कहता है कि मम्मी दादा नहीं थे, नहीं तो मैं दादा को या किसी को बुला के ले आता तो आपको इतनी मार नहीं खानी पड़ती। ये चीज देख के मैंने मेरे बेटे को गले से लगा लिया। मैंने बोला बेटा आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया पहले। बोला कि मम्मी अगर मैं करता था ना ये मेरे को भी मारता। तो मेरे बेटा उस टाइम पे इतना डर गया था। अब मैंने मेरे बेटे को समझाया मैं ठीक हूँ, क्योंकि ये दिल दिल का ना बहुत कच्चा है, ये इसके माइंड में जो चीज बैठ जाती है ना वो निकलती नहीं है। भले ही मुझे 2 साल हो गए वहां से निकले, लेकिन आज भी इसको सारी चीजें याद है। मैंने बोला मैं ठीक हूँ, अब आराम से बैठो। अब मैं ये सोच रही कि अब मैं कैसे निकलूं, क्योंकि मुझे पता है अगर ये 2 दिन भी छुट्टी कर लेता है ना अपनी नाइट जॉब से, तो ये 2 दिन तक मुझे टॉर्चर करेगा। और वो कैसे, कि अगर मैं बोलूंगी तो मरी, और नहीं भी बोलूंगी तो इसका ये है कि ये ऐसे टॉर्चर करता है कि नहीं बोलेगी तो जो बाइक की चाबी है ना, या तो मेरे कान में, अंडरआर्म्स में, या पैर के तलवों में चलाता है, बोलेगी कि नहीं बोलेगी, बोलेगी कि नहीं बोलूंगी। तो जबरदस्ती मुझे इससे बात करना पड़ता था, बोलना पड़ता था। कहता था कि खुश हो, हंस के दिखा।
तो अब मैं ये सोच रही, ये सुबह तक भी अगर मैं मान लो नहीं कहीं बाहर निकली, किसी को नहीं बताया, तो ये मेरा क्या हाल करेगा। फिर मेरे को ये था कि मुझे निकलना है, किसी तरह भी यहाँ से बाहर निकल के कुछ करना है, बताना है। मैं उठी, और उसका तो एक और मनाने का तरीका बताऊंगी कि अगर मैं नहीं भी मानती हूँ ना, तो दोनों हाथ पैर मेरे अपने टांगों के नीचे दबा के, अब मैं ये जब से फ्रैक्चर हुआ मेरे हाथ में इतनी जान भी नहीं है कि मैं अपना बचाव कर सकूं। दोनों हाथ पैर मेरे अपने टांग के नीचे दबा के और मेरा मुंह खोल के ऐसे बोलता था कि या तो मान जा, या तो मतलब खुश हो जा, राजी हो जा मेरे से, ना तो मैं तेरे मुंह में थूक दूंगा। और ऐसा हुआ भी है एक दो बार, जो उसने जबरदस्ती किया है और मेरे मुंह में थूक गया भी है। तो वो जबरदस्ती मेरे साथ ये बोलता था कि या तो तू खुश हो जा, बोल घर पे कुछ नहीं बताएगी। तो ये जबरदस्ती रहती थी उसकी। मैं उठी, मैं बोली कि मुझे जाना है। बोला कि कहाँ जाना है? मगर डॉक्टर के पास जाना है। बोला कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, यहीं सड़ा दूंगा, यहीं खाएगी, यहीं लैटरिन करेगी, इसी घर में रहेगी, तेरा हवा पानी सब बंद कर दूंगा। मैंने बोला जाना तो पड़ेगा, मेरा सर सूज गया है, मेरी तबीयत खराब है, मैं मर जाऊंगी तब भी तो लेके जाओगे। तो फिर बोला कि ठीक है, मैं ही लेके जाऊंगा। उसके साथ बैठ के मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने ये MRI वगैरह करवाए। तो उसके बाद मैंने फोन किया डॉक्टर के पास, इसने मुझे फोन नहीं दिया, मेरा फोन छीन लिया। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने डॉक्टर को बोला कि ऐसे ऐसे इसने मुझे बहुत मारा है, मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे मेरे मायके फोन करना है, मुझे फोन दे दो। डॉक्टर ने बोला आप रिसेप्शन से कर लो, हम अपना फोन नहीं देंगे। रिसेप्शन पे भी ये मेरी तरफ चला कि मैं इसको रोकूं। वहां पे मैंने ये बोल दिया था कि यहाँ पे पब्लिक है, अच्छा नहीं होगा। तब मैंने मेरे मायके फोन किया रिसेप्शन से कि मम्मी ऐसे ऐसे इस जानवर ने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा है, या तो आ जाओ, नहीं तो आज मेरे को ये छोड़ेगा नहीं, अगर मैं दोबारा से घर गई तो ये मेरे को छोड़ेगा नहीं। मेरी मम्मी और मेरा भाई और साथ में जिन्होंने रिश्ता करवाया था उसका भाई वहां से भागते हैं, क्योंकि मम्मी को पहले भी मैंने बता रखा था कि ये सनकी है, या तो मारेगा, नहीं मारेगा तो इतनी बुरी तरीके से मारेगा कि फिर बचना मुश्किल है। भागते हैं वहां से। तो मैंने जान पूछ के डॉक्टर को ये बोला था थोड़ा दूर का देना, जो कि मेरा एक्सरे वैक्सरे जो दूर हो, ताकि मुझे घर तक पहुंचने में टाइम लगे और मेरे मम्मी और भाई घर तक पहुंच जाए। तो उन्होंने मेरे जो टेस्ट वेस्ट थे वो दूर लिखे थे कि इसके सर पे स्वेलिंग है, तो आप इनको यहाँ लेके जाओ। तो वहां से जब हम दिखा के घर आए तब तक मेरे मम्मी और मेरे भाई आ चुके थे। अब मेरी मम्मी कह रही थी कि कपड़े ले ले और छोड़, पहले ही कर देना था, हमसे ही गलती हो गई। तो तब भी मेरे को ये था कि क्या पता ये गलती मान ले, या तो मैं जाऊं ही ना, या जाऊं तो कुछ दिन में वापस आ जाऊंगी। क्योंकि अगर मुझे कोर्ट कचहरी या ऐसा कुछ करना होता ना कि मुझे तो इसके साथ ही नहीं रहना, मैं उसी टाइम कंप्लेंट कर सकती थी, मेरे पास सारे सबूत थे, लैट्रिन पेशाब सब निकला हुआ था, मेरे बेटे ने सब देखा था। लेकिन मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी थी। तो मेरे मम्मी और भाई मुझे ले आते हैं। 1 महीना मैंने वेट किया, छुट्टी छुट्टियां मैंने वही वेट किया, वो नहीं आया। क्योंकि उसकी माँ बहन ने ये बोल दिया था कि अगर तू उसको मनाने जाएगा तो फिर वो तेरे को सारी जिंदगी सेध देगी, जीने नहीं देगी। तो तू एक काम कर, उसको गलती मत मान, 2 बच्चों की माँ है, कहाँ जाएगी, भाई भाभी कितने दिन करेंगे। 1 सवा महीना मैंने वेट किया, वो नहीं आया। अब बच्चों के स्कूल खुल चुके थे, मुझे स्कूल में बच्चों को भेजना भी था। मेरे मायके वालों ने मुझसे पूछ कर ये फैसला लिया कि तू कहीं बाहर रेंट पे रहे, वहीं स्कूल के आसपास, और बच्चों को उसी स्कूल में भेज, क्योंकि मेरे बच्चे EWS से जाते थे, मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब हो। मैं आके यहाँ पे दिल्ली नजफगढ़ में रहने लग गई। तो उसको पता चल गया, क्योंकि मैंने चैनल उसके सामने ही बनवा रखा था, तो मैं चैनल पे बच्चों की वीडियो और अपनी वीडियो डालती थी। उसे पता चल गया कि वो मैं यहाँ आ चुकी हूँ। वो यहाँ आके गलती मानने की बजाय गालियां देता, स्टैंड पे परेशान करता, अपने मम्मी पापा को लाता, गाली गलौज करता। उसके चलते मुझे कंप्लेंट करनी पड़ी कि ऐसे ऐसे मुझे परेशान कर रहा है। वो कंप्लेंट केस में ही तब्दील हो गई। जैसे काउंसलिंग हुई ना, उन्होंने गलती मानी ना कुछ, और पैसों का तो कोई जिक्र ही नहीं था। मेरे भाई ने, देखिए आप लोग कहेंगे पैसों की बात थी, बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। पैसे तो मेरे भाई ने बोल दिया था अगर तेरा घर बिगड़ने से बचता है तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। बात तो सही या गलत की है, एक तो पैसे दो, ऊपर से अपनी पिटाई करवाओ। तो मैं बाहर आके रहने लगी, वो आके परेशान करने लगा, कंप्लेंट की, कोर्ट केस चालू हो गया। पर बंदे ने गलती नहीं मानी, मौके भी दिए गए। जैसे काउंसलिंग चलती है एकदम से तो कोई अलग नहीं होने की सोचता, मौके दिए गए कि बच्चों के साथ रह लो। उस टाइम पे उस बंदे ने साथ रहने की बजाय ये बोला कि मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा,
और इसको जो करना है कर लेगी, मुझे मेरे बच्चे नहीं चाहिए, मेरे बच्चे तो बड़े होके मेरे पास ही आएंगे 20 साल बाद। ये सारी चीजें थी। फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं ये रहता था कि मेरी दीदी मुझे बोलती थी कि अपने चैनल पे ध्यान दे, वो सुधरने वाला नहीं है। मैं भले ही वीडियो डाल देती थी, इंस्टा पे भी डाल देती थी और यूट्यूब पे भी, मेरी दीदी के कहने से, लेकिन मेरा मन फिर भी यही कहता था कि वो आएगा, गलती मानेगा और मेरा घर वही, मैं रहूंगी, मेरे बच्चे हैं, कैसे ऐसे कैसे अलग रहूंगी। लेकिन धीरे धीरे जब काउंसलिंग के दौरान उस घटिया इंसान ने अपनी हरकतें दिखाई, मेरे पहले तो उसने मेरे गांव में जाके बदनामी ये की कि ये ना वीडियो बनाती है, जबकि बात पैसों की थी। तो उस टाइम पे ये बात हमसे भी पूछी गई, हमने बोला मैं वीडियो 2.5 साल से बना रही हूँ, उस दिन से कहाँ था, और मेरे साथ भी उसकी वीडियो थी, वो वीडियो मैंने दिखाई कि मेरे साथ वीडियो है देखो। फिर लोगों ने बोला भाई इतने दिन से जब बना रही थी तब क्यों नहीं बोले। तो फिर उन एक लास्ट हथकंडा बचता है औरत को झुकाने के लिए, तोड़ने के लिए, उसकी इज्जत परवार करना, करेक्टर को तोड़ना। तो उन्होंने बोला कि ये ना किसी किसी से बात करती थी, मैं ड्यूटी चला जाता था तब, ये वो, तो ये उसने बातें बोली। चलो, लेकिन इन चीजों से घर बिगड़ता है ना कि बनता है। उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा भी लगा इस चीज का कि इस आदमी ने मेरे करेक्टर को भी अपने गांव में, आस पड़ोस में बर्बाद कर दिया। पर फिर भी मेरे को ये था कि बच्चे हैं, बच्चों की वजह से मैंने बहुत कुछ सहन भी किया। काउंसलिंग के दौरान भी मैंने बहुत सी चीजें एक्सेप्ट की कि चलो साथ रह लेंगे, लेकिन जबकि उसने मेरे करेक्टर पर उंगली उठाई भी थी। लेकिन हद पार जब हो गई, जब उसने मेरे बारे में और मेरे भाई के बारे में मेरी भाभी के सामने भी और काउंसलिंग में भी ये बात बोली। मेरी भाभी ने मुझे ये बात बताई कि ना उसको वहां से लात मार के भगा, तब वो मेरे पास आएगी गिड़गिड़ाती हुई, मैं उसको नौकरानी की तरह रखूंगा और उसको जोरासी के दर्शन भी नहीं करने दूंगा, मतलब मेरे गांव के। और उसको वहां से लात मार के भगा, और ना इसका भाई मेरे भाई के बारे में इसके साथ गलत है। मेरे भाई के बारे में उसने बोला कि ये इसका भाई, इन हम 3 बहनें, इन तीनों बहनों को लेके जाता है धंधा करवाने के लिए, और इनके साथ गलत है, गलत काम करता है, तब इनको बार बार अपने पास ले जाके बैठा लेता है। उस दिन मैं खुद आके आई थी, मेरा हालांकि उस दिन मेरा बीपी लो हो गया था टेंशन के मारे। आने के बाद मैंने खुद मेरे मम्मी भाई बहन सबको बोला अब नहीं जाऊंगी, बहुत हो गया, सब कुछ बर्दाश्त किया, मेरे करेक्टर तक को भी खराब कर दिया उस बंदे ने। लेकिन जब बात भाई और बहन के रिश्ते को खराब कर रहा है ना, तो मैं वहां नहीं जाऊंगी, चाहे अब वो गलती माने या ना माने, चाहे मुझे वहां से कुछ मिले या ना मिले। मैं वहां से कुछ भी लेके नहीं निकली थी, सिर्फ और सिर्फ एक दो, जैसे किसी की सलवार, किसी का दुपट्टा, किसी की चुन्नी, कोई सूट, बस ऐसे, क्योंकि मुझे सिर्फ उसको डराना था कि मैं जा रही हूँ तेरे को छोड़ के। मुझे ये था कि आना तो यही है, गलती मानेगा, तो मैं कुछ लेके नहीं निकली थी। तो उसकी बहन ने ये बोला कि कहाँ जाएगी, आगे सर्दियां भी आ रही हैं, बच्चों को कपड़े भी चाहिए होंगे, आएगी भाई भाभी कितना खर्चा उठाएंगे। जो है मीडिएशन के दौरान जो बातें चलती थी, उसके बाद ये कोर्ट में केस चला गया, मैंने कोर्ट में भी केस डाला, क्योंकि मुझे महसूस हो चुका था ये सुधरने वाला नहीं है। अब मुझे ये पता चल गया था मुझे वहां जाना नहीं है और मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है और ये सोच उनकी कहीं ना कहीं सच भी है कि भाई भाभी कोई कितने दिन करेगा। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट होता है मायके का, लेकिन ये नहीं है कि भाई सारी जिंदगी कोई मुझे और मेरे बच्चों को पालेगा। अब मुझे एहसास हो चुका था कि हाँ मुझे कुछ करना है। मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब पे दिन रात मेहनत। मैं बच्चों का भी मैंने ट्यूशन लगाना पड़ा उस टाइम पे, क्योंकि मुझे ये हो गया था किसी तरह भी अपना चैनल मोनो करवाना है और अपना चैनल चलाना है। और उनको ये लगता था ये कुछ नहीं कर पाएगी, मैं नजफगढ़ मार्केट तक नहीं आ सकती थी अकेली बस में, और मैं आज यूट्यूब चैनल चलाऊंगी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। मैंने दिन रात मेहनत की, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि मैंने वीडियो नहीं डाली हो। तारीख पे भी जाना होता था, चाहे रात के मुझे 10 बज जाते, मैं अपनी वीडियो एडिट वेडिट करके तब जाती थी, ताकि वहां से आने के बाद जो मुझे 2 दिन बीपी लो रहने वाला होता है कि भाई 2 दिन तक मुझे, जो जब भाई बहन पर कैरेक्टर पर एलिगेशन लगाए जाते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। मैंने अपने काम को इतना अच्छे से संभाल लिया था, दिन रात मैं मेहनत करती थी, मेरा चैनल मोनो हुआ, हर मंथली आने भी लग गई थी पेमेंट, लेकिन उनको ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो फिर भी यही कह रहे थे घटिया है, बाहर रह रही है, लोगों से संबंध रखती होगी, ऐसे ऐसे कहां से पैसे आ रहे हैं,
मतलब उनकी यही बातें रहती थी। ये कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट भी करती थी कि आज ये मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, कल को मुझे इनको साबित करके दिखाना है। मैंने अपना चैनल चलाया। मेरा अभी हर मंथली पेमेंट इतना आ जाता है कि मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती हूँ। दूसरा, अब मुझे ये एहसास हो गया था, भाई भले ही मेरा खर्चा कर रहा है, लेकिन मुझे भी कुछ करना है। ऐसा भी टाइम था कि मैं मतलब मेरे को ये फील होता था, मैं भाई से पैसे नहीं मांगती थी। मेरी दीदी मुझसे पूछती थी पैसे हैं, तो मैं बोलती थी हाँ है। कितने हैं? तो मैं बोलती 150 रुपए हैं, 200 रुपए हैं। उस टाइम पे मेरी दीदी मेरे भाई को बोलती, वो फिर मेरे फोन में पैसे करता। मैं डायरेक्ट कभी मैंने ये नहीं बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो इस तरह से फिर कई बार ऐसी जरूरतें होती थी जो भाई पेमेंट कर भी देता था मेरे पास कि भाई ये तेरा घर खर्चा, ये तेरा रेंट कर भी देता था। उसमें मेरे मेरे भाई जैसा तो भाई मिलेगा ही नहीं दुनिया में। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों के ऐसे खर्चे हो जाते हैं जो हम ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा खुश हो जाएगा, ये चीज मैं कर दूंगी तो, लेकिन उसके लिए मैं अभी थी नहीं। मैंने मेरे बच्चों की उस टाइम पे ऐसी कंडीशन कर दी थी कि मैं 1 रुपए की टॉफी तक नहीं दिलाती थी मैं मेरे बच्चों को। तो उस दौरान मैं घर से बाहर निकलती तो मेरे माइंड में ये चलता था सुबह उठते क्या क्या ऐसा करूं कि मैं अपने बच्चों की जो छोटी मोटी जरूरतें हैं इनको पूरा कर सकूं। मैं 1-2 दुकानों पे भी गई, सूटों की दुकानों पर, कि भाई मुझे 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए काम दे दो, क्योंकि पूरा दिन तो मैं छोड़ नहीं सकती, अपने बच्चों का भी देखना होता है। 3 बजे बच्चे आ जाते हैं, तो बीच के दिन में अगर मैं 1-2 घंटे काम कर लूं तो मैं अपने बच्चों की वो चीजें, जरूरत की चीजें ला सकूं। लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। तो यूट्यूब तो चल ही रहा था, उस पर तो मैंने किसी तरह की भी कोई ढील दी नहीं, लेकिन अब मुझे कुछ साइड में भी लेके चलना था। तो मेरी एक सब्सक्राइबर थी, वैसे तो सब्सक्राइबर ही जुड़ी थी, लेकिन मेरे साथ वो दिल से जुड़ी। नाम उनका है अनीता दी। और वो इस तरह से जुड़ी कि एक टाइम था, मैंने एक वीडियो डाली थी कि भाई मुझे काम करना है, लेकिन मैं ऐसा क्या काम करूं जो मैं अपने बच्चों को भी संभाल लूं और मैं अपने काम को भी, और मेरे चैनल पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तब सबने अपनी अपनी राय दी। उन्होंने मुझे राय दी अचार बनाने की। तो मैंने बोला कि अनीता दी मैं अचार तो बना लूं, लेकिन मुझे आता नहीं है। तो उन्होंने बोला, वो मुझे गुड़िया बुलाती है, गुड़िया मैं किस लिए हूं? मैंने बोला कितना टाइम लगेगा? बोले मैं तेरे को जल्द से जल्द सिखा दूंगी। तो उस दौरान अभी मुझे 1 साल में कुछ दिन कम होंगे, तो मुझे ऑनलाइन अचार बनाना सिखाना शुरू कर दिया अनीता दी ने। मैं ये सोच के सीखती थी कि क्या पता इसी में कुछ कर लूं। हालांकि देखने पर ये बहुत छोटा काम लगता है कि अचार बनाती है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है, और मेहनत के हिसाब से अगर अच्छे से चल जाए तो पैसे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं सीख रही थी ऑनलाइन, लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं किया था। अभी मैंने 15 दिन पहले ही अपना अचार, मतलब मैंने सीख लिया, लेकिन मैंने स्टार्ट इसलिए नहीं किया था कि मैंने एक मन्नत मांगी थी, मैंने और मेरी दीदी ने, कि जब मेरा यूट्यूब चैनल चल जाएगा, अच्छे से मोनो हो जाएगा, तो हम बालाजी के दर्शन करके आएंगे और अपनी मन्नत पूरी करके आएंगे। वो चीज मुझे जब तक पूरी नहीं हो जाती, मैं अगला बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं? तो अभी हम बालाजी गए, अपनी वो मन्नत पूरी करके आए। आते ही मैंने अपना अचार का काम स्टार्ट किया। तो अचार का काम मैंने थोड़े से स्टार्ट किया था कि भाई 500, मतलब 5 किलो या 10 किलो से स्टार्ट करूंगी, और मैंने किया भी। लेकिन रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरा चैनल है प्रियंका धारीवाल, और आज अभी मेरे 80 के होने वाले हैं। तो मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया, ये सोच के, चाहे भले उन्होंने अचार की जरूरत हो या ना हो, लेकिन ये सोच के मुझे हेल्प की है, अचार मंगवाया है कि भाई मैं अपने बच्चों की जरूरतें पूरा कर सकूं। तो इतनी मुझे हेल्प मिली है कि मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिल रही है। अभी मैं कल ही 15 से 16 पैकेट रेडी करके छोड़े हैं मैंने, ऊपर से ऑनलाइन और भी बहुत सारे जो है ऑर्डर आ रखे हैं, वो भी पैक करना। मतलब एक तरफ यूट्यूब, एक तरफ अचार, ऊपर से देखो बच्चों को भी देखना है, तो मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। और एक बात और बता दूं, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ससुराल वालों से मुझे ये मिलेगा या वो मिलेगा, कि खर्चा मिलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ इन कामों में, कोर्ट कचहरी के कामों में बहुत बहुत टाइम लग जाता है, सालों साल लग जाते हैं। तो उसके चलते तो मैं बैठी नहीं रह सकती कि वहां से मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं अपने बच्चों का करूंगी। नहीं, मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ, मैं अपना अचार का काम भी कर रही हूँ। आगे चल के भगवान ने चाहा तो मैं इतना कर लूंगी, और अभी भी मैं अपने बच्चों की जरूरतें पूरा कर रही हूँ। भले ही आज मैं रेंट के घर पे हूँ, मेरे पास कोई घर नहीं है, पर कहते हैं ना कि जो सपना देखते हैं और जो पूरा करने की हिम्मत रखते हैं, तो भगवान उनकी सुनते हैं। तो एक दिन मेरा और मेरे बच्चों का फिर से घर होगा, और अब की बार
जमीन भी मेरी होगी। घर तो वो भी मैंने बनाया था, लेकिन वो जमीन मेरी नहीं थी। तो आज मैं अपने बच्चों का खूब अच्छे से सारी जरूरतें पूरा भी कर रही हूँ, और आगे चल के और भी भगवान हमारी और मेरी यूट्यूब फैमिली इतना सपोर्ट कर रही है, आगे भी मैं अपने बच्चों का खूब अच्छे से परवरिश करके उनको आगे लेके जाऊंगी। तो मैं तो सभी बहनों को यही बात कहना चाहूंगी कि अगर ऐसी कोई बात है कि भाई ससुराल में आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो अपने लिए चाहे छोटा ही सही कुछ ना कुछ लेके चलिए, खाली मत बैठिए। मैं भी हाउसवाइफ थी, मुझे मार्केट जाने में भी अकेला डर लगता था, लेकिन आज मुझे कहीं भी भेज लो, मैं दड़दड़ाई चली जाती हूँ। तो खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए इंसान को, कब ससुराल से धक्के लग जाए। और मुझे तो मायके का सपोर्ट था। बहुत सी बहनें तो ऐसी है जिनको मायके की सपोर्ट नहीं मिलती, बहुत सी हैं ऐसी। और मैं तो सोशल मीडिया पे थी तो आप सबकी नजरों में आ गई। ऐसी भी बहनें हैं जो अपना दम तोड़ देती हैं, घुट घुट के जीती हैं, वो उनका तो कोई अता पता ही नहीं रहता। तो बस मैंने आज आप लोगों के साथ अपनी ये जर्नी शेयर की है। उम्मीद है आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। राम राम।